अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी नोबेल प्राइज नॉमिनी का नाम बताओ तो आप बोल सकते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, मार्टिन लूथर किंग एक्सेट्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1939 में दुनिया के इस मशहूर अवार्ड के लिए एडोल्फ हिटलर को नॉमिनेट किया गया था, जिस हिटलर को हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स एक डिक्टेटर और एक मास मर्डरर कहती है, जो इंसान 60 लाख से ज्यादा ज्यूज की मौत का जिम्मेदार है और जिस इंसान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं दिखा सकता, उसे दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। हम सब ये तो जानते हैं कि 60 लाख ज्यूज की मौत हुई थी और 40,000 से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स खुलेआम बनाए गए थे। लेकिन क्या हमें पता है कि हिटलर एक पॉलिटिकल लीडर था जिसे लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से वोट देके सिलेक्ट किया था और 12 साल तक उसे किसी ने नहीं रोका। ये सब शुरू हुआ था जनवरी 1933 में, जब एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी को लोगों ने वोट देकर जर्मनी की सरकार बनाई। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद जर्मनी ने अपने अंडर की 1/10 जमीन खो दी थी। उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर लेनी पड़ी और वॉर की वजह से हुआ सारा कंट्रीज का नुकसान जर्मनी के पैसों से वसूल किया जाना था। जर्मनी वैसे ही वॉर के बाद बहुत कर्जे में आ चुकी थी और पैसे देने से उनकी इकोनॉमी और खराब हो जाती। जिन जर्मनी आर्मी वालों ने वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ा था, उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। जर्मन आर्मी को लगता था कि वो वर्ल्ड वॉर 1 जीत सकते थे अगर उनके खुद के नेता अच्छे होते। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 1 हारने का जिम्मेदार ज्यूज को करार दिया। हिटलर का मानना था कि ज्यूज उनका देश बर्बाद करना चाहते हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उनकी मौजूदगी हर एक इंसान के लिए खतरा पैदा कर सकती है। काफी लोगों ने उनकी बात मान ली थी क्योंकि वो बहुत अच्छे पब्लिक ओरेटर थे। हिटलर ने अपनी बातों से जर्मनी के लोगों का दिल जीत लिया था। उनकी स्पीच सुनने के लिए पूरे जर्मनी से लोग आते थे, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। वो जब भी ज्यूज को जर्मनी की हार के लिए ब्लेम करते, उनकी बातों से प्रभावित होकर और लोग भी ज्यूज को ब्लेम करने लग जाते। अब क्योंकि हिटलर एक अच्छा स्पीकर था जो अपनी स्पीचेस से लोगों को इंप्रेस कर देता था, तो लोगों को उस पर भरोसा होने लग गया। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जर्मनी की इकोनॉमी और भी ज्यादा कोलैप्स कर गई। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और लोगों से बहुत वादे किए कि वो जर्मनी की हालत बेहतर कर देगा। वो इलेक्शंस तो जीत नहीं पाया, लेकिन हिटलर को बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और उसे लोगों का भरोसा मिला। इसलिए जर्मनी के प्रेसिडेंट जनरल वॉन हाइडेनबर्ग ने उसे जर्मनी का चांसलर बना दिया। जब वो पावर में आया तो उसने अपना रुख बदल दिया। हिटलर की नाजी पार्टी ने सपोर्टर्स के ग्रुप बनाए और जर्मनी की इंटरनल हालत खराब कर दी। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और प्रेसिडेंट से इमरजेंसी पावर्स मांगी। ये पावर्स उसको मिलना इंसानियत के लिए बहुत भारी पड़ गया। कुछ ही महीने में फ्रीडम ऑफ प्रेस एबॉलिश कर दिया गया, यानी अखबार में जो छपेगा वो गवर्नमेंट की मर्जी का होगा। बाकी राजनीतिक पार्टीज को खत्म करवा दिया गया और ज्यूज के खिलाफ लॉ पास किए गए। प्रेसिडेंट की मौत के बाद हिटलर ने ऐलान कर दिया था कि नए इलेक्शंस नहीं होंगे। लोगों की राय थी कि हिटलर उन्हें ज्यू से बचाएंगे और जर्मनी को वापस एक कठोर देश बना देंगे और इस तरह से हिटलर बन गया जर्मनी का डिक्टेटर। हिटलर ज्यूज से नफरत करता था और जैसे ही वो पावर में आया उसने होलोकास्ट का प्रोसेस स्टार्ट कर दी। होलोकास्ट का मतलब है कि यूरोप में ज्यूज को सिस्टमैटिकली मरवा दिया गया। हिटलर का मानना था कि सब लोग बराबर नहीं हैं। वो खुद को आर्यन रेस का हिस्सा मानता था और ये मानता था कि वो सुपीरियर और स्ट्रॉन्ग लोग हैं, लेकिन ज्यूज कमजोर हैं। इसलिए हिटलर को लगता था कि ज्यूज जर्मनी को कमजोर बना देंगे, जिसके लिए 1935 में न्यूरमबर्ग लॉज के अंडर जर्मनी में रह रहे ज्यूज से उनकी सिटीजनशिप छीन ली गई। लोगों के मन में ज्यूज के खिलाफ काफी जहर भरने के बाद उनके लिए ऐसे लॉज पास करवाना एक अच्छी चीज मानी गई। नाजी पार्टी के लोग और समर्थक ज्यूज की जिंदगी बर्बाद करने के लिए निकल पड़े। उनकी प्रॉपर्टी जायदाद लूटी गई। तकरीबन 100 ज्यूज को खुलेआम कत्ल किया गया। ज्यूज की जिंदगी नरक बन चुकी थी और वो जर्मनी छोड़कर भागना चाहते थे, क्योंकि एक बात तो तय थी, नाजी पार्टी के साथ उनका रहना मुमकिन नहीं था। जर्मनी गवर्नमेंट ने जर्मनी छोड़ने का रास्ता और मुश्किल बना दिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी हिटलर की बातों में बहकर मान गई कि ज्यूज देश बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए वो उन्हें अपनी कंट्रीज में लेने के लिए भी हिचकिचा रहे थे। हजारों की तादाद में ज्यूज अपने अपने बनाए हुए घर छोड़ के जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई अपने पास नहीं लेना चाहता था। अपनी जान की बाजी देकर तकरीबन आधे जर्मन ज्यूज जर्मनी छोड़कर भाग गए। वो नाजी सरकार के अंदर अपना घर नहीं बसा सकते थे। उनकी जान को हर वक्त खतरा रहता था और आसपास उनकी मदद करने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे हालात में शायद ही कोई रहना चाहे। जर्मनी से ज्यूज यूरोपियन कंट्रीज चले गए थे, ये सोचकर कि वो नाजी सरकार से दूर जा रहे हैं, उनके बनाए हुए कानूनों से दूर जा रहे हैं। लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जर्मनी तो छोड़ गए, पर जर्मनी उनके पीछे आ रहा था। 1939 में जर्मनी के हालात बहुत बदल गए थे। वहाँ की इकोनॉमी बेहतर होने लग गई थी और लोगों में हौसला था कि उनका देश महान बन सकता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जर्मनी को सब एक ताकतवर देश की तरह देखने लग गए थे। हिटलर को एक कमाल का लीडर माना गया था
उसे नोबेल प्राइज के लिए भी इसी वक्त नॉमिनेट किया गया था, क्योंकि उसने जर्मनी को एक गरीब और हारे हुए देश से एक कामयाब और मजबूत मुल्क बनाया था। ज्यूज के साथ जो भी हुआ सब नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि जर्मनी के लोग हिटलर की तारीफ के पुल बांध रहे थे। लोगों के भरोसे, इकोनॉमी और पैसों की ताकत से हिटलर ने जर्मनी एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। पोलैंड पर हिटलर ने कब्जा कर दिया था और साथ ही जो भी ज्यूज जर्मनी छोड़ के पोलैंड भागे थे हिटलर से बचने के लिए, वो दोबारा से ही हिटलर के अंडर आ गए थे। अब जर्मनी के अंडर लगभग 2 मिलियन ज्यूज थे। उसके नाजी लॉ पहले तो सिर्फ जर्मनी तक सीमित थे, अब और जगह भी आ रहे थे, क्योंकि पोलैंड के बाद नॉर्वे और डेनमार्क भी हिटलर के कंट्रोल में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस और नीदरलैंड्स भी सब देशों पर हिटलर का कब्जा हो गया। हिटलर के साथ आए हिटलर के विचार और हर जगह उन्हीं ने ज्यूज की गिरफ्तारी करवाना शुरू कर दिया। ज्यूज के साथ मारपीट पूरे यूरोप में हुई। उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए। उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती थी और उनकी जिंदगी और मुश्किल बनाने के लिए हिटलर ने आदेश दिया कि हर ज्यू एक पीले रंग का बैज पहनेगा, जो कि एक सिंबल ऑफ शेम होगा, यानी देश के लिए शर्म का सिंबल, ताकि ज्यूज की पहचान सड़कों पर भी की जा सके। ये सिंबल ऑफ शेम पहनने के बाद ज्यूज पर ज्यादा हमले होने लग गए, पर अगर वो ये सिंबल नहीं पहनते तो उन्हें जेल जाने का खतरा था। एक तरफ कुआं था और एक तरफ खाई। ज्यूज यूरोप में ऐसी जिंदगी जी रहे थे। ज्यूज की पहचान के बाद नाजी पार्टी चाहती थी कि उनका सफाया हो जाए, ताकि वो बाकी सोसाइटी को खराब ना कर सके। वो मानते थे कि ज्यूज की वजह से ही एक देश बर्बाद हो सकता है। इसे जूइश प्रॉब्लम का नाम दिया गया। इसका सोल्यूशन ढूंढने नाजी पार्टी के मेंबर सोचने लगे। वो ज्यूज को कहीं दूर भेजना चाहते थे, किसी आइलैंड पर, जैसे कि मडागास्कर पे, लेकिन ये करना उनके लिए मुश्किल हो जाता। इसीलिए उन्होंने ज्यूज को जेल में डालना शुरू कर दिया और उन्हें अपने घरों से निकालकर शहर के कोने वाली बस्तियों में रखा गया। उन बस्तियों की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ गरीबी और बीमारियां थी। काफी ज्यूज की मौत हो गई, क्योंकि उन्हें ऐसी बस्तियों में कोई सहारा नहीं मिला। लेकिन मजबूरी तो ये थी कि वो वहां से भी नहीं भाग सकते थे। जेल में ज्यूज को रखना हिटलर के लिए काफी नहीं था और खुलेआम उनका खून करने से काफी लोग हिचकिचाते थे। लेकिन ज्यूज की मौत सारे यूरोप के लोग चाहने लगे थे। इस ज्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन आया 1941 में। हिटलर और उनके समर्थकों ने गैस चैम्बर्स में ज्यूज का विनाश करना स्टार्ट कर दिया। गैस चैम्बर्स यानी ऐसे कमरे जहां पर जहरीली गैस होती थी और जो भी इंसान उस कमरे में जाएगा वो जहरीली गैस से मर जाएगा। उनके लिए कैंप्स बनाए गए और ज्यूज को उनके घरों से निकाल के, जेल से निकाल के उन गैस चैम्बर्स में उनका कत्ल करवाया गया। उन्हें पूरा एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनसे मुफ्त का काम करवाया जाता था। उनकी मौत के बाद उनके शरीर के पार्ट्स का उपयोग किया जाता था। जब वो जिंदा होते थे तो उन पर मेडिकल टेस्ट किए जाते थे और ज्यूज की मौत का किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था। हजारों ज्यूज अपाहिज हो गए थे। उन्हें आपस में बात भी नहीं करने दी जाती थी। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी थे। ज्यूज के कुछ सपोर्टर्स जैसे बिल्स्की भाइयों ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप से ज्यूज को छुड़ाकर जंगलों में रखा ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन अक्सर अगर कोई भी इन लोगों के साथ नाइंसाफी होने पर आवाज उठाता था तो उसे पकड़ा जाता था और उसे भी इनके साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा जाता था। दिसंबर 1941 में शिल्मिनो कैंप में गैस ट्रक की मदद से लाखों ज्यूज का मास मर्डर हुआ। 1942 में 3 बहुत बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बेबलजेक, सोबिबोर और ट्रेबलिंका के अंदर 16 लाख पोलिश ज्यूज की हत्या की गई। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक ज्यू की मौत के खून से हर एक नाजी लथपथ था। यूरोप पर राज करने की उम्मीद लेकर हिटलर ब्रिटेन के साथ जंग लड़ने चला गया, लेकिन ब्रिटेन ने हार नहीं मानी। पर हिटलर में और ताकत हासिल करने का जज्बा था और इसीलिए उसने यूएसएसआर पर भी हमला बोल दिया। ये उसकी जिंदगी का ऐसा फैसला था जिससे उसके राज का खात्मा होना शुरू हो गया। यूएसएसआर में स्टालिन की सरकार थी और उसके फौजियों ने हिटलर को वॉर में हरा दिया। वॉर खत्म होते ही ज्यूज और बाकी कैदी जेलों, कॉन्सेंट्रेशन कैंप और जंगलों से बाहर आए। एक तरफ खुशी थी कि उनका हमेशा का टॉर्चर और डर अब खत्म हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ एहसास था कि कितना ही खून बहा है। किसी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की कोई खबर नहीं थी। कोई इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गया तो अपने घर वालों के साथ था, लेकिन जब बाहर आया तो उसके साथ कोई भी नहीं था। जो भी कैंप से बाहर जिंदा आया उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। कैंप्स में रह रहे बहुत लोगों ने वहां के हालात बदल दिए थे। हिटलर को लगा था कि उसकी करतूतों का खुलासा कभी भी नहीं होगा, पर जो भी उन कैंप्स में हुआ वो सबके सामने आया। एनी फ्रैंक जैसे बच्चों की दर्द भरी डायरीज और बचे हुए ज्यूज की कहानियां सुनकर हर इंसान के दिल में हिटलर के लिए नफरत पैदा हो जाती है। इतिहास और इंसानियत की नजरों में ये हॉलोकास्ट एक बहुत बड़ा कलंक था। वर्ल्ड वॉर 2 पूरे तरीके से खत्म तब हुई जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके। ह्यूमंस न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की साइंस एक छोटी 1 इंच की इक्वेशन से समझे थे, जो की थी E=mc²। और ये इक्वेशन दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जिनका जन्म भी जर्मनी में एक ज्यू फैमिली में हुआ था।
लेकिन नाजी पार्टी की वजह से आइंस्टाइन को अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा था। आई होप दोस्तों इस हिस्ट्री का लेसन हम जिंदगी भर याद रखें और इस वीडियो से हमें बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको लगता है ये हिस्ट्री लेसन आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को सुनना चाहिए तो आप ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। एनीवेज, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।